दोस्तों, एक शब्द है आरक्षण। ये दुनिया का सबसे एक ऐसा शब्द है जो दुनिया में पसंद भी सबसे ज़्यादा किया जाता है और नापसंद भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। और एक दूसरे शब्दों में कहें तो ये शब्द ऐसा है कि जो दुनिया के लिए श्राप भी है और वरदान भी है। वरदान तो इसलिए है कि आरक्षण जो कमज़ोर तबके को दिया जाता है, उससे कमज़ोर तबके को नौकरियों में आरक्षण मिलने से उनके जो जीवन का स्तर है वो ऊपर उठा है। उन्हें जॉब के मौके मिले हैं, एजुकेशन के मौके मिले हैं, बच्चे अच्छे-अच्छे संस्थानों में उन्होंने एडमिशन लिया है और अपने जीवन को उन्होंने अच्छा बनाया है। और ये जो गरीब तबका है, खासकर एससी और एसटी समुदाय है, उसके लिए ये है एक वरदान। लेकिन इसके साथ ही ये श्राप इसलिए है दोस्तों कि जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते, जैसे सामान्य वर्ग है, उनके लिए तो इसमें आरक्षण में कोई बेनिफिट है नहीं और उनके लिए नौकरियों के अवसर खत्म हो गए। दूसरा फिर ये है कि इसका एक नुकसान ये भी है कि जो इंटेलिजेंस है ना, उसका हक मरता है। यानी जो बच्चे मेहनत करके ना बहुत इंटेलिजेंट और अच्छे नंबर लेके आते हैं, वो नौकरियों में आरक्षण से के कारण वंचित हो जाते हैं। एजुकेशन में उनका नंबर नहीं आता और जो उसके बजाय जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ाई के अंदर पिछड़े हुए बच्चे हैं या अयोग्य बच्चे कह सकते हैं, उनका नंबर आता है। तो एक तरह से इंटेलिजेंट बच्चों का इससे हक भी मरता है। तो खैर दोस्तों, फिर भी आरक्षण एक ऐसा शब्द है जो हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो मैं आज आपको आरक्षण के बारे में सब कुछ बताऊँगा कि कब शुरू हुआ ये और इसका क्या फ़ायदा हुआ, और उस जाट आरक्षण के बारे में बताऊँगा, खासकर रोहतक के आरक्षण के बारे में बताऊँगा जिसने 30 से ज़्यादा ज़िंदगी ले ली और हज़ारों बच्चों का जिसने जो भविष्य है वो ख़त्म कर दिया। तो वो सारी चीज़ बताऊँगा दोस्तों, बस आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक आपसे एक गुज़ारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी आ गया और अभी आया दोस्तों 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरक्षण शब्द है ना, आरक्षण का मतलब ये है कि विशेष वरीयता देना कुछ पिछड़े हुए वर्ग को। और ये आरक्षण है ना, ये मैं दुनिया की बात नहीं करूँ, हालाँकि अमेरिका में, कनाडा में, दूसरे देशों में भी आरक्षण दिया जाता है। लेकिन इस स्तर पर नहीं, लेकिन खैर दिया जाता है। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे अपने देश की, भारत की। तो भारत में दोस्तों आरक्षण की जो सबसे पहली अवधारणा कहिए या इस शब्द का जो इस्तेमाल हुआ था वो कहिए, वो हुआ था 1872 में। 1872 में समाज के बहुत बड़े समाज सेवी और विद्वान व्यक्ति पति पत्नी हुआ करते, ज्योतिबा राव फूले जी और गोविंदराव फूले जी। उन्होंने सबसे पहले आरक्षण की मांग की थी और ये कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी समुदाय, उसको एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, यानी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सबसे पहला यूज़ हुआ था 1872 में। और उनकी मांग को देखते, क्योंकि अंग्रेज़ों का टाइम था, तो उनकी मांग को देखते हुए अंग्रेज़ों ने एक हंटर आयोग बनाया था, हंटर कमीशन। ये हंटर का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये एक अंग्रेज़ अधिकारी का नाम था और अक्सर जो कमेटी बनाई जाती है, जो कमीशन बनाया जाता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है, उसी के नाम से वो कमीशन या आयोग कहिए, उसी के नाम से जाना जाता है। चाहे वो अंग्रेज़ों के टाइम में हो या अब भी जो आयोग बनाया जाता है, वो अध्यक्ष के नाम से होता है। तो हंटर आयोग बनाया था, लेकिन अंग्रेज़ों की सरकार ने आयोग तो बना दिया लेकिन उसको लागू नहीं किया और वो मांग उनकी रही पेंडिंग। तो सबसे पहले जो इसको लागू करने वाला था, और जो ज्योतिबा फूले जी और गोविंदराव फूले जी थी, उनकी मांग को मानने वाला सबसे पहले 1901 या 1902 में थे, कोल्हापुर रियासत के राजा साहूजी महाराज हुआ करते। उन्होंने उनकी मांग को स्वीकार किया और वास्तव में उनको लगा कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको थोड़ा-सा ऊँचा उठाने के लिए कुछ वो प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने राज्य के अंदर जो सरकारी नौकरी, यानी गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट राजा से जुड़ी हुई अगर थी, उसके अंदर 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया और उन्होंने इसको लागू किया। लेकिन जब उन्होंने लागू किया, एक रियासत में लागू किया, तो 1908 या 9 में अंग्रेज़ सरकार ने भी इसको लागू कर दिया और प्रशासनिक स्तर के ऊपर इसको लागू किया। यानी जो प्रशासनिक नौकरियां हैं, जो गवर्नमेंट की नौकरियां, अंग्रेज़ सरकार की नौकरियां, उनमें उसने शायद 10% या 10 या 10% आरक्षण उन्होंने मंजूरी दी थी और उसको लागू किया था। लेकिन 1947 में दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके चेयरमैन हुआ करते भीमराव अम्बेडकर जी। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर ही इसकी व्यवस्था की थी और उन्होंने जो एससी एसटी एमपी
और एमएलए हुआ करते हैं, यानी लोकसभा और विधानसभा में इसकी व्यवस्था की 10% आरक्षण की। लेकिन उन्होंने इसको ये कहा था कि ये सिर्फ 10 साल के लिए लागू होगा। संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 में, तो उन्होंने इसको 1950 से लेकर 1960 तक ही लागू करने का उसमें निर्देश दिया था। और उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 साल तक ही और बढ़ाया जा सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी समाज के अंदर अगर सामाजिक समानता नहीं आ पाती, तो वो उस गवर्नमेंट की, भारत सरकार की विफलता होगी, उसमें समुदाय की नहीं होगी। तो उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि एक ही बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को इतना सूट किया कि ये हर 10 साल के बाद संविधान में संशोधन करके उसको बढ़ाने लग रहे हैं। और पिछला जो संशोधन हुआ था वो 2020 में हुआ था, 10 साल के लिए, 2030 के लिए हुआ था। 2030 में भी फिर से जो भी सरकार होगी उसमें फिर नया वो संशोधन करके ना, और उसको फिर आगे लागू कर देगी। क्यों? क्योंकि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी आरक्षण को ख़त्म करने का सोच ही नहीं सकती। वो उस पार्टी ये सोचती है कि अगर आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा तो पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आगे भी ये आरक्षण चलता रहे। खैर दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1950-60 की। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ समय तक आरक्षण के ऊपर सिर्फ उसमें तो लागू हुआ, लेकिन और दूसरे उसमें एससी एसटी में तो लागू हुआ है ये, लेकिन और जो गरीब तबका था उनमें लागू नहीं हुआ। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1979 में, उन्होंने एक आयोग बनाया था। जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तो 1979 में मोरारजी देसाई ने एक आयोग बनाया, बीपी मंडल के नाम से। बीपी मंडल उसके अध्यक्ष का नाम हुआ करता। और उसमें उसने और जो गरीब तबका था ना, एससी एसटी को छोड़ के ना, जो दूसरा बैकवर्ड क्लास था, तो उसमें भी आरक्षण देने का उसने प्रयास किया। तो उसके लिए आयोग की स्थापना की, और ओबीसी बोला गया, अदर बैकवर्ड क्लास उसमें। तो जो बीपी मंडल आयोग था, तो मंडल आयोग ने जब पूरा वो किया, तो जो बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास थी, वो मिली 52%। तो 52% मिलने के कारण उनको भी आरक्षण देना ज़रूरी था, क्योंकि लेकिन इसमें व्यवस्था ये थी कि 50% से ऊपर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। और जो ओबीसी की जो जनसंख्या थी देश के अंदर, वो थी 52%, यानी 50% से ज़्यादा थी। तो मंडल आयोग ने भी उसकी जो सिफारिश की थी, वो उसका 25% से ज़्यादा, 50% की सीमा थी, तो 50% का आधा 25% से ज़्यादा, यानी 27% की सिफारिश की। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो चली गई। उसके बाद 1990 में आई वीपी सिंह की सरकार। तो वीपी सिंह की सरकार को जब ये लगा कि उसकी जो सरकार जाने वाली और लोकप्रियता घट चुकी है, इलेक्शन में उसको वो नहीं होगा और प्रधानमंत्री उनकी जगह किसी और को बनाया जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसको लागू कर दिया। तो ये 27% ओबीसी के लिए लागू कर दिया। तो ये लागू किया ओबीसी के लिए, और उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया रहा। लेकिन जो सामान्य वर्ग के थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और बहुत ज़्यादा विरोध किया। सबसे ज़्यादा विरोध करने वालों में थे चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी ने मंडल आयोग का इतना ज़्यादा विरोध किया कि उसने हरियाणा के अंदर, विशेष रूप से हरियाणा के अंदर, बंद का आयोजन किया, और बहुत ज़्यादा विरोध किया इसका। और पूरे रोड जाम, पूरे हरियाणा को जाम कर दिया था एक तरह से। और सिर्फ देवीलाल जी नहीं, बंसीलाल जी की लड़की ने भी ये कहा था कि अगर ये सुमित्रा जी थी, पहले मैं सरोज कहा गया था, उसके लिए सॉरी। तो सुमित्रा जी ने भी ये कहा था कि अगर ये मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई तो मैं आत्मदाह कर लूँ। खैर उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, एक बीजेपी के नेता ने कैसे बाद में मेरे को क्या कुछ बताया, तो मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर दोस्तों, लेकिन उसकी जो मांग थी ना, वो उस टाइम तो लागू उन्होंने कर दी, लेकिन इसमें एक समुदाय रह गया, सामान्य वर्ग, या विशेष रूप से जाट समुदाय। तो जाट समुदाय ने भी अपने आप को बैकवर्ड समझा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं रही। पहले तो ज़मीन हुआ करती, ज़मीन में गुजारा हो जाएगा था। जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी, ज़मीन खत्म होने लगी, तो जाट कम्युनिटी ने भी अपने लिए अपने आप को ओबीसी में लागू करवाने का प्रयास किया कि जाट कम्युनिटी को भी ओबीसी में शामिल किया जाए। और उन्होंने 1997-98 में इस चीज़ की मांग उठाई। लेकिन 97-98 थी चौधरी बंसीलाल जी की सरकार, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सरकार आई जो ओम प्रकाश चौटाला जी की, इनेलो की सरकार आई, तो जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी इसके ऊपर कोई विशेष कार्य नहीं किया।
लेकिन फिर जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार जाने लगी तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कह दिया कि मैं इस जाट जाट कम्युनिटी को ओबीसी में वो करूँगा, शामिल करवाऊँगा। तो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा कर लिया, क्योंकि वो जाट कम्युनिटी के थे ही, लोग उनको जाट लीडर भी माना करते हैं। तो उन्होंने उनको भरोसा कर लिया और 2005 में उनको इतनी सीटें दे दी कि वो बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बन गए, उनकी जाट कम्युनिटी की जो ओबीसी में शामिल करने की मांग थी, उसको दरकिनार कर दिया। और दरकिनार करना भी था उनको, क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पत्रकारिता किया था, मैंने एक लेख भी लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा जी इस मांग को स्वीकार करेंगे या इसको फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जाट ये जो भूपेंद्र हुड्डा जी, ये जाट तो हैं, लेकिन जाट नेता की बजाय मैं इनको जाटों को मूर्ख बनाने वाला नेता है वो ज़्यादा मानता हूँ। हो सकता है मेरा अपनी सोच जो गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हो। खैर, तो उन्होंने 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस जाटों की जो मांग थी, जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, उसको अवॉइड कर दिया। और 2009 में उसके बाद फिर उनकी सरकार आई, इसके हजका के सहयोग से आई। लेकिन जब 2014 के अंदर उन्होंने ये देख लिया कि अब की बार तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, तो उन्होंने सोचा कम से कम जाटों को क्यों नाराज़ किया जाए। तो उन्होंने इसमें विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ने और इसको भेज दिया केंद्र के पास। लेकिन जैसे ये केंद्र के पास आया तो पिछड़ा आयोग था, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने इसको उसमें शामिल करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंदिरा साहनी केस हुआ था को उसके तहत जाट कम्युनिटी को वो आरक्षण देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और ये कहा कि सामाजिक स्तर पर जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो वो मांग होगी वहीं की वहीं ख़त्म। उसके बाद दोस्तों जाट अपनी मांग करते रहे। लेकिन जब 2014 में वो 15 में वो सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, तो उसके बाद हरियाणा में आई बीजेपी की सरकार और मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो मुख्यमंत्री बने। तो खट्टर साहब का और जाटों का जो प्रेम भाव है वो शुरू से ही जग जाहिर है। तो उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में एक नेता हुआ करते राजकुमार सैनी जी, कुरुक्षेत्र से वो सांसद थे शायद। तो उनको आगे कर दिया और वो जाट कम्युनिटी के खिलाफ बयान देने लग गए और उनको ये कहने लगे कि इनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको कोई इन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो उस टाइम एक किसान नेता हुआ करते यशपाल मलिक जी। तो जैसे ही राजकुमार सैनी जी जाटों के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करते, उसका जवाब दिया करते यशपाल मलिक जी। और ये सिलसिला चलने लग गया। जैसे ही राजकुमार सैनी जी जाटों के खिलाफ बयान करते, वो उसका जवाब देते, तो किसानों में यशपाल मलिक की थोड़ी सी वो होने लगी कि हाँ भाई, ये हमारी आवाज़ को उठाने लग रहा है। हालांकि वो यूपी से थे, उत्तर प्रदेश थे, लेकिन हरियाणा के किसान उसको अपना नेता मानने लग गए। तो उसके बाद दोस्तों वो एक तरह से जाट वर्सेस नॉन जाट का मामला हो गया। और जो राजकुमार सैनी के कांड 36 बिरादरी, मतलब जाट वर्सेस 35 बिरादरी, है इस तरह का जो ज़्यादा जोर पकड़ता गया, तो आरक्षण की मांग है ना वो भी थोड़ी सी बढ़ती गई और उसका दूसरी जातियां है ना वो विरोध करने लगी। तो ये जो जाट 2016 का जब मामला आया, तो ये सिलसिला चला 2015 में और 2016 के शुरुआत में भी। तो 2016 में दोस्तों अ, उन्होंने जाट आरक्षण, ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति थी, उन्होंने इस आरक्षण की जब डिमांड की, तो उसी के सामने बिल्कुल 35 बिरादरी आरक्षण संघर्ष समिति और आरक्षण विरोध संघर्ष समिति या कुछ ऐसी एक कमेटी और बन गई। यानी जाटों की एक वो तो संघर्ष समिति थी, उसके मुकाबले में आगे 35 बिरादरी आरक्षण हटाओ संघर्ष समिति कुछ ऐसी थी। तो उनका वो होने लगा। तो एक रोहतक के अंदर वकीलों ने एक बार किसी मामले में स्ट्राइक की थी। तो उन्होंने जो संघर्ष समिति थी, 35 बिरादरी संघर्ष समिति थी, उन्होंने सोचा कि ये जाट बैठे हुए हैं और उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। तो वो मामला दोस्तों वहाँ से भड़कना शुरू हुआ था और ये शायद 12 फरवरी का दिन था वो। तो वहाँ से वो मामला तुल पकड़ने लग गया और उसके बाद जो जाट कम्युनिटी के लोग थे वो इकट्ठा होने लगे। तो पहले तो वो मैहर के अंदर इकट्ठा हुए 12 फरवरी को, 13 फरवरी को। तो मैहर में भी एक बार तो झगड़ा जो होते, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते, खाप के थे या जाट नेता हुआ करते, वो बड़े बुजुर्गों के हाथ में कमान थी, तो उन्होंने उस मामले को रोक दिया। लेकिन उसके बाद 15 फरवरी को 14 फरवरी को सांपला के अंदर सर छोटू राम का जो धाम था, वहाँ पर दोस्तों मीटिंग हुई जाट कम्युनिटी की आरक्षण को लेने के लिए। वहाँ पर जो बुजुर्ग नेता हुआ करते, जाटों के नेता हुआ करते या खापों के नेता हुआ करते,
उनकी बजाय जो यंग जाट नेता जो नए-नए पैदा हुए थे ना, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया उस बैठक को, और वो उनको पीछे कर दिया और ये कहा कि अब आरक्षण की डोर हम अपने हाथ में लेते हैं और जो बुजुर्ग हैं, नेता हैं हमारे, वो पीछे हट जाएँ। तो उन्होंने दोस्तों इसको ये जो दिल्ली और रोहतक रोड है उसको कर दिया जाम। सरकार ने भेजा ओम प्रकाश धनखड़ जी को, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जी कैबिनेट मिनिस्टर थे हरियाणा के अंदर। तो लेकिन जो यंग लीडर नए-नए बने थे, उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ जी की नहीं सुनी। तो नहीं सुनी तो मामला बढ़ता गया, ओम प्रकाश धनखड़ जी पीछे हो गए। तो फिर उसके बाद जाट कम्युनिटी ने रोहतक में धरना दे दिया और रोहतक में आईजी ऑफिस की तरफ कूच करने लगे। तो जैसे आईजी ऑफिस की तरफ कूच करने लगे, हज़ारों आदमी इकट्ठे हो गए। लेकिन उससे 1 दिन पहले एक घटना और हुई, वो घटना हुई रोहतक की एमडी यूनिवर्सिटी में। एमडी यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल था, बॉयज़ हॉस्टल था दोस्तों, उसे पावर हाउस भी उसको बोलते हैं। तो पावर हाउस पे कम से कम कई हज़ार आदमी जाट कम्युनिटी इकट्ठे हो गए आरक्षण की डिमांड करने के लिए। तो जैसे वो दिन में इकट्ठे हुए, तो रात को पुलिस ने उस छात्रावास के अंदर, यानी जो बॉयज़ हॉस्टल था, उस पे धावा बोल दिया और जाति पूछ-पूछ के जो नॉन जाट थे उनको तो भगा दिया, जो जाट लड़के हुआ करते, स्टूडेंट हुआ करते, उनकी ठुकाई कर दी बहुत बुरी तरह से। और जाति पूछ-पूछ के ने, और ये आदेश था सरकार का। सरकार का तात्पर्य ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हुआ करते, तो उन्हीं का आदेश माना जाएगा। तो जाट बच्चों को पिटवा दिया। इससे पूरी जाट कम्युनिटी के अंदर दोस्तों इतना गुस्सा उठा कि उससे अगले दिन आईजी ऑफिस के सामने जो चौक है रोहतक का, आईजी ऑफिस चौक कहिए या दिल्ली बाईपास कहिए, उसके ऊपर हज़ारों आदमी इकट्ठे हो गए जाट कम्युनिटी के। और तब तक पुलिस ने उन्हें बुला ली थी, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल बुला लिए थे, और साथ में सेना को भी अलर्ट होने के लिए कर दिया था रेडी, कि सेना किसी भी टाइम आ सकती है। तो वहाँ पर पता नहीं पुलिस की गोली में जब विरोध हुआ, भिड़ंत हुई, तो एक आदमी मारा गया पुलिस की गोली से। और जैसे ही एक आदमी मारा गया तो ये अफ़वाह फैल गई कि पुलिस ने सैकड़ों जाटों को मार दिया। अफ़वाह थी ये, सच नहीं थी। तो सैकड़ों जाटों को मारने से दोस्तों जितनी भी जाट कम्युनिटी सिर्फ रोहतक में ही नहीं, रोहतक के अलावा 8 जिलों के अंदर जो जाट कम्युनिटी थी वो एकदम से खड़ी हो गई और रोडों के ऊपर हो गई, और पूरा 8 जिले के जितने भी रोड थे वहाँ पर वो लगे रोड जाम करने और नारे लगाने सरकार के खिलाफ और आरक्षण की डिमांड करने। लेकिन उसी टाइम भिड़ंत हो गई आईजी ऑफिस के सामने पुलिस की और जाट कम्युनिटी की। तो जैसे ही पुलिस की जाट कम्युनिटी को एक भिड़ंत हुई, तो सैकड़ों पुलिस के कई सौ थे, मतलब 400-500 पुलिस वाले थे, पुलिस की गाड़ियाँ थी, हथियार थे, सब कुछ थे, लेकिन जाट उनके ऊपर पड़े भारी और पुलिस को उन्होंने ठुकाई कर दी पुलिस की। और वो सीन मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था, पुलिस को दुम दबाकर भागते हुए सैकड़ों पुलिस वालों को, वीडियो देखिए, आज भी आपको वीडियो मिल जाएँगे। सैकड़ों पुलिस वाले कैसे गीदड़ की तरह भागने लग रहे थे, जिनके ऊपर आम आदमी को बचाने की ज़िम्मेदारी थी, जिनको उस आरक्षण को हैंडल करने की ज़िम्मेदारी थी, उस शांति के साथ उसको समझा-बुझा को करने की ज़िम्मेदारी थी, वो अपनी जान बचाकर ऐसे भागे दोस्तों कि मतलब देखने वाले से, जो आम आदमी थे, उससे देखा नहीं जा रहा था कि पुलिस भी इतनी कायर हो सकती है। और कोई भी रोहतक के अंदर ऐसी पुलिस चौकी या थाना नहीं था जहाँ पर कोई पुलिस वाला मिल जाए। अगर उस टाइम पूरा का पूरा शहर बंधक हो चुका था, पूरे के पूरे शहर की पुलिस थी वो भाग चुकी थी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो थाने में कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं था। और यही वो दिन था जब रोहतक के अंदर कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के ऊपर ये जो हुड़दंगी थे ये घुसे। इसके अंदर दोस्तों में सबसे बड़े वाहियात और कायराना जो भी थे, वो चाहे वो जाट कम्युनिटी के थे या उसमें सुनाने में आया था कि असामाजिक तत्व भी थे। लेकिन सबसे बड़ी कायराना हरकत ये है कि महिलाओं के ऊपर आक्रमण करना। माँ बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। ये सिर्फ़ कायर आदमी ही ऐसा होता है जो महिलाओं के ऊपर, चाहे वो दुश्मन की भी माँ या बहन या बेटी क्यों ना, उसके ऊपर भी अगर कोई अटैक करता है तो उससे ज़्यादा कायर आदमी कोई भी नहीं होता। तो कोठी में आग लगानी थी, कोई बात नहीं, लगा लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन महिलाओं के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। किसी तरह जान बचा के ना वो उनकी जो महिलाएँ थी, उस परिवार की महिलाएँ थी, वो तो निकल गई। लेकिन वो कोठी में आग लगा दी, सारा सब कुछ, कुत्ता था, कुत्ते को मार दिया, या और मतलब जो तहस-नहस करना था वो तहस-नहस कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में किया। लेकिन इसके पीछे दोस्तों
हाथ बताया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ की इसलिए भी विश्वास किया जाता है कि एक वीडियो वायरल हुई थी प्रोफेसर वीरेंद्र जी की और एक दलाल खाप के सेक्रेटरी हुआ करते कैप्टन मान सिंह जी की। वो मैंने भी सुनी थी, उसमें खुद ये वीरेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि बाकियों में तो हमने करवा दिया, तुम रोहतक के अंदर इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है। तो कैप्टन मान सिंह ने कहा था हाँ जी करवाते हैं अभी, यानी वो वीरेंद्र सिंह जी की, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी की आवाज़ थी। और वीरेंद्र सिंह जी हुआ करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि प्रोफेसर वीरेंद्र जी अकेले अपनी तरफ से कोई इस तरह का किसी को फ़ोन कर दे बगैर भूपेंद्र हुड्डा जी की इजाज़त के या बगैर उनके आदेश के। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि उस आंदोलन को भड़काने में जो वो हाथ था वो भूपेंद्र हुड्डा जी का भी सिद्ध होता है उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर। खैर दोस्तों, लेकिन तब तक दोस्तों ऐसा वो हुआ कि न सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु जी की कोठी के ऊपर आग लगाई और वो हुआ, पूरे शहर के अंदर कोई भी शोरूम मिला, कोई भी दुकान मिली, हॉस्पिटल मिला, हर एक जाट कम्युनिटी कहिए या जाट कम्युनिटी के अंदर जो शामिल थे, ये बिल्कुल 100% सच है कि अकेले जाट नहीं थे। ऐसे में काफ़ी हुड़दंगी बाहर के गैर सामाजिक तत्व भी आए थे, उन्होंने ज़्यादा नुकसान किया और उसमें ज़्यादा बदनामी हुई जाट कम्युनिटी की। तोड़ फोड़ में जाट कम्युनिटी के कुछ बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो गैर सामाजिक तत्व है जो ये चाहते थे कि जाट कम्युनिटी बदनाम हो, उन्होंने ज़्यादा तोड़ फोड़ की और पुलिस मुठभेड़ में और इसमें लगभग 30 आदमी मारे गए और पूरे 8 जिलों के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा में लगभग 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जो आग लगाएगी उसमें। और अकेले रोहतक के अंदर 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा दुकानें जलाएगी वो रोहतक के अंदर जलाएगी, शोरूम जलाएगी, लूटपाट जितनी भी हुई वो रोहतक के अंदर ज़्यादा हुई और सैकड़ों बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और उनको जेल में डाला गया। लेकिन दोस्तों वो मुआवजे वगैरह का तो मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे मुआवजा दिया और कैसे लोगों ने अपने सामान निकाल, जब ये दिखाई दिया सरकार मुआवजा देने लग रही है, नगद देने लग रही है, तो अपनी दुकानों का सामान निकाल कर खुद भी आग लगाई है पंजाबी कम्युनिटी में। लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो अब ये जो मामला था जलाने का इसका, तो ये दोस्तों इतना ज़्यादा वो हो चुका था कि उसके बाद फिर एक घटना मैं आपको बताता हूँ, उस घटना का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, लेकिन वास्तव में वो घटना हुई थी और वो घटना ये थी कि जाट कम्युनिटी के हर एक गांव में से ये मैसेज जा चुका था कि अब तो दिल्ली को जलाना है, पूरी दिल्ली को फूकना है, बात हरियाणा से नहीं जलेगी। और जब ये मैसेज सरकार के पास गया तो सरकार ने सीधा ये कहा कि सेना को बुलाया जाएगा और देखते ही गोली मार दी जाएगी। और जब ये बात गांव के अंदर पहुंची तो गांव वालों ने, जितने भी गांव थे, उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब तो सेना से ही टकराया जाएगा, लेके अब जाट आरक्षण तो लेना ही लेना है। और ये दोस्तों सच है कि हर एक गांव से, किसी गांव से 10 ट्रैक्टर, किसी गांव से 5 ट्रैक्टर और उन ट्रैक्टरों में जो जाट कम्युनिटी के बच्चे थे, उन्होंने जिसके पास जितने हथियार थे वो हथियार, और जिनके पास हथियार नहीं थे उन्होंने जेड़ी, गंडासी, फरसे या जो कुछ भी था वो रख लिया था। और सीधा सिर पे उन्होंने अपने चद्दर बांध ली थी कि अब तो या तो सेना बचेगी या फिर हम बचेंगे या फिर आरक्षण मिलेगा। और ये खबर पहुंच गई सरकार के पास। और ये खबर सीआईडी की पक्की खबर थी कि जाट कम्युनिटी ने अब की बार तो सेना से आमने सामने करने का फैसला कर लिया। तो वो दिन था जब मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ पांव फूले थे, उससे पहले नहीं फूले थे। तो उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी ने यशपाल मलिक जी को आगे करके ना, बीच में बिचौलिया बना के ना, और किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। वो मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी थे, वो मुख्यमंत्री बने थे और उनका था शपथ ग्रहण समारोह। उस शपथ ग्रहण समारोह में मैंने देखा था कि जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हुआ करते राज्यों के, वो सारे आए हुए थे। अकेले मनोहर लाल खट्टर जी थे जो जाट आरक्षण को शांत करने के लिए दिल्ली में बैठे हुए थे। तो उसकी बातचीत यशपाल मलिक जी की बात और उनकी चली। तो पहले तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो जब जाटों ने ये कह दिया कि नहीं करेंगे तो अब तो आरक्षण लेंगे ही लेंगे और जितने आदमी मरते हैं मरने दो, तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने उनकी मांगों को माना। और जो उनकी मांगे थी कि जो बच्चे अब गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा, या और जितनी भी थी वो सारी मांगें मान ली। एक मांग को छोड़ के कि जो युवा
हत्या में शामिल हैं, जिन्होंने डायरेक्ट अपराध किए हैं, उनके ऊपर केस नहीं हटाया जाएगा। तो इस बात के ऊपर खाप वालों ने भी स्वीकार कर लिया कि जिन्होंने जानबूझ के हत्या किया है या डायरेक्ट जो अपराध में इन्वॉल्व हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको छोड़ के ना बाकी सबको छोड़ दिया जाए। और आरक्षण के लिए ये कहा कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ने और उसको पिछड़ा आयोग के पास और केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। ये मांग मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वीकार की और उसके बाद वो जो जाट आरक्षण आंदोलन था वो शांत हुआ। जो जाट कम्युनिटी के नेता थे उन्होंने अपना वापस ले लिया आंदोलन। तो ये वो रोहतक का आंदोलन था जिसमें दोस्तों पुलिस को खुद मैंने भागते हुए देखा। लोगों ने दुकानें जलाई, लोगों ने हॉस्पिटल जलाए, उन लोगों ने शोरूम जलाए, लूटपाट की। वो सारा सब कुछ सरेआम होने लग रहा था और पुलिस किसी भी थाने के अंदर नहीं थी। अगर किसी ने बगैर इस आंदोलन के वैसे भी किसी को कोई लूटपाट या कोई और उन्होंने थाने में फ़ोन किया, बचाने की गुहार लगाई, तो कोई फ़ोन उठाने वाला भी नहीं था। ये मैंने अपनी आँखों से देखा था। रोहतक का वो हाल क्यों? क्योंकि मेरा रेजिडेंस भी रोहतक के अंदर ही है। ये सारा सब कुछ मेरी आँखों से देखा हुआ है। खैर दोस्तों, उसके बाद जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में और उसको भेज दिया। लेकिन फिर वो हरियाणा हाई कोर्ट से उस चीज़ को रिजेक्ट भी हो गया कि अंतरिम रोक लगा दी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस चीज़ के ऊपर। और आज भी वो मामला लटका हुआ है। हालांकि जाटों की जो उसके बाद भी उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने ये कहने कि भाई मामला तो हाई कोर्ट में गया हुआ है, उधर गया हुआ वो, मतलब उस मांग को लटका दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है। खैर दोस्तों, ये वो जाट आरक्षण आंदोलन था और आज भी जाट इस मामले में जो है वो संतुष्ट नहीं है। उनकी जो मांग है आज भी मांग है। हालांकि इसने मनोहर लाल खट्टर सरकार ने या बीजेपी सरकार की उन्होंने एक 10% आरक्षण का वो BC के नाम से एक वो बना के ना कैटेगरी बनाकर आरक्षण तो दिया था उसमें, लेकिन वो हाई कोर्ट से वो हो गया। अब हो गया या हाई कोर्ट से सटे दिलवा दी गई या जो कुछ भी हुआ वो तो सरकार का मामला, सरकार जाने। लेकिन फिर भी आज भी जो जाट कम्युनिटी की मांग है वो अपने आप को OBC में शामिल करवाने की मांग है। तो ये था दोस्तों आरक्षण की वो आग जिसमें जाट कम्युनिटी बदनाम भी हुई। और मेरा ये मानना है उस टाइम एक वो और हुआ था दोस्तों मुरथल कांड, हाँ, उसी टाइम फरवरी में। लेकिन मुरथल कांड में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जाट कम्युनिटी के बच्चे नहीं थे, उसमें गैर सामाजिक आदमी थे। और इस पूरे आंदोलन में रोहतक में भी असामाजिक तत्व थे। जाटों को बदनाम ज़्यादा किया गया। जाटों ने किया जरूर होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जितना उनको बदनाम किया गया। जितनी गाड़ियों को फूकना या वो फूकना था वो गैर सामाजिक तत्वों ने किया था, असामाजिक तत्वों ने किया था। और वो जो मुरथल कांड था, मुरथल कांड में बाद में सरकार ने एक SIT का गठन किया था और उस SIT को किसी भी जाट बच्चे का उसमें कोई हाथ मिला ही नहीं। आज तक भी कोई प्रूफ नहीं मिला। अगर कोई प्रूफ मिलता तो मेरा ये मानना है कि उनको जो सरकार है उनको सज़ा देती। तो ये जो आंदोलन था कि आरक्षण की मांग थी जाटों की, जाटों ने तोड़-फोड़ भी की होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन इसमें जो ज़्यादा जो नुकसान किया वो असामाजिक तत्वों ने किया, जाट कम्युनिटी ने कम किया और जाटों को बदनाम ज़्यादा किया गया इस जाट आरक्षण आंदोलन में। तो मेरा अपना ये मानना है दोस्तों। बाकी खैर क्या था क्या नहीं। हाँ, एक चलते-चलते एक चीज़ और कहूँगा कि 57 बच्चे अभी बाकी थे जिनके ऊपर से सरकार ने केस नहीं हटाया था और वो कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आग लगाने वालों में से थे, महिलाओं के ऊपर अटैक करने वालों में से थे। तो अब उनको ये देखिए कितने साल उनको सज़ा हुई, मतलब जेल में कितने साल से बंद थे, तो उनकी जो नौकरी का वो था वो सारा खत्म हो गया। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था और वो उन्होंने नौकरी ज्वाइन करनी थी, तो उनका सारा भविष्य जेल में जाने के कारण खत्म हो गया। लेकिन इस मामले में जो 7 रोड खाप है वो साधुवाद की पात्र है, वास्तव में साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने उन बच्चों को, कैप्टन अभिमन्यु को किसी भी तरह से मनाया और उन बच्चों को बाहर निकालने का कार्य किया। इस मामले में मैं कैप्टन अभिमन्यु जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उन बच्चों के भविष्य को समझा और 7 रोड खाप की जो मांग थी उसको स्वीकार किया। और उसके बाद हालाँकि कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि हम तो निर्दोष थे, ये थे, जबकि ऐसा नहीं था। 7 रोड खाप अगर ये प्रयास नहीं करती तो वो बच्चे आज जेल से नहीं आते। मैं मानता हूँ कि खापों के कुछ काम ऐसे होते हैं जो वास्तव में समाज के लिए अच्छे होते हैं और ये काम भी, इसके लिए भी 7 रोड की जो खाप है वो वास्तव में साधुवाद की पात्र है। तो ये था दोस्तों
आरक्षण का जिन जो पूरे जाट कम्युनिटी को बदनाम कर गया, 34,000 करोड़ का नुकसान कर गया देश को, और सैकड़ों बच्चों का जो भविष्य है वो बर्बाद हो गया उसके कारण। परमात्मा करे ऐसा ना हो। अगर जाट कम्युनिटी को फिर भी कोई डिमांड करनी है तो मैं तो यही कहूँगा, शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी मांग मनवाई जा सकती है। तोड़ फोड़ करके किसी की जान लेके या सरकार का नुकसान करके, या फिर सरकार का नुकसान नहीं होता, कोई भी इस तरह की तोड़ फोड़ होती है तो सरकार तो टैक्स लगा के बढ़ा लेती है, उसको कवर कर लेती है नुकसान, फिर भी वो जाना आम आदमी की जेब से ही है। तो इस तरह का काम ना करे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे वो सब्सक्राइबर जिन्होंने, अब क्योंकि एक सब्सक्राइबर का नाम तो मैं इसलिए नहीं ले रहा कि 20 सब्सक्राइबर ऐसे जिन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन के ऊपर मेरे से वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो उम्मीद है कि उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।